वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। तुम कहीं नहीं जाओगे अली, तहजीब ने कती अंदाज में कहा। तुमसे दूरी का कर्म मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जो मुहिम भी दरपेश होगी उसमें मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये तो वक्त और हालात पर मुनसर है, मैंने कहा। मुस्तकबिल के बारे में गोई पेश गोई तो की नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ और वो ये कि हालात कुछ ही क्यों ना हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बूढ़ का तुम पर इतना हक तो नहीं है जितना मैडम का है, इसलिए बूढ़ तुमसे सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता है, आगे तुम्हारी मर्जी। जो हुक्म भी दोगे बूढ़ से सरताबी नहीं करेगा। तुम दोनों तो पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गए। मैंने बेबसी से कहा, बाबा जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। कमल वक्त मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अली ग्रुप के अरकान को तुमने बुरी तरह नजरअंदाज कर रखा है। मैं आतफ और तला को बुला रही हूँ। इस वक्त के बाद वो तुम्हारे चार्ज में होंगे। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया और तहजीब जाकर उन दोनों को बुला लाई। आतफ एक तनुमंद नौजवान था, जबकि तला दुबला पतला, मगर उसकी आंखें बहुत चमकदार थी। दोनों मुझे बड़ी अकीदत और गर्मजोशी से मिले। बैठो। तारुफ हो जाने के बाद मैंने उन दोनों से बैठने को कहा। तुम दोनों का ताल्लुक गलबन फलस्तीन से है, मैंने पूछा, और दोनों ने इस बात में सारी लार की। तुम्हारा इंतखाब जो कि तहजीब ने किया है, इसलिए मुझे एतमाद है कि तुम दोनों ही कारआमद साबित होगे। मैंने कहा, यह बताओ तला के अली ग्रुप में शमूलियत से कबल तुम क्या करते थे? मैं एक मायर नकब जानू जनाब। मैंने मकबूजा फलस्तीन में आंख खोली थी और बचपन ही से मेरे दिल में यहूदियों के लिए हर फलस्तीनी की तरह नफरत बैठी हुई थी। मुमकिन है यही वजह हो कि मैंने नकब जानी का पेशा इख्तियार कर लिया। कुछ अंदाजा है कि तहजीब से मुलाकात होने तक तुमने नकब जानी की कितनी वारदातें की थी? तादाद तो सैकड़ों तक पहुंचती है जनाब, तला ने शर्मिंदगी से कहा, लेकिन मेरा निशाना हमेशा यहूदी ही बने। ठीक है तला, मैं समझता हूँ कि अपनी दानिश में तुमने एक नेक काम किया था। तुम नकब लगाते हुए कभी पकड़े भी गए हो? मैं एक माहिर नकब जानू जनाब, तला ने फखरिया लहजे में कहा। सिर्फ एक बार में पकड़ा गया था, मगर मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। तुम्हें यहूदियों से इतनी नफरत थी तो तुम तंजीम आज़ादी फलस्तीन में क्यों नहीं शामिल हो गए थे? मेरा ख्याल था कि उनसे अलग रहकर मैं यहूदियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिर अब तुम हमारी तंजीम में क्यों शामिल हो गए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए कि मैं आपके अकीदतमंदों में से हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैडम से मुलाकात होगी, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा एजाज भी मिल सकता है। मैं तुम्हारे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ तला। सिर्फ अकीदतमंदी की बिना पर तो इतना बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। आपके काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है जनाब। अगर आप खुद भी तो तंजीम आज़ादी फलस्तीन से अलहदा हो गए, मगर एक दूसरी तंजीम में आप भी मौजूद हैं। तुम ठीक कह रहे हो तला, ये तो ज़हनी हम आगे की बात होती है, मैंने कहा, और भी आतफ की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बता डालो। मैंने तंजीम आज़ादी फलस्तीन से छापा मार तरबियत हासिल की है, आतफ ने कहा। अली ग्रुप में शमूलियत के बाद तुम्हें गालिबन किसी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। दरअसल जिन दिनों में अली ग्रुप में शामिल हुआ, उन दिनों सारा जोर आपको तलाश करने पर था, इसलिए हमें अब तक कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका जहां अपनी सलाहियतों के जोर दिखाए जा सके। बहरहाल अब तवक्को है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम लोगों का पता नहीं मालूम है या नहीं, मेरा काम करने का तरीका कदरे मुख्तलिफ है, इसलिए तुम लोगों से जो काम भी लिया जाएगा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक ही हो। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं यहूदियों के खिलाफ अली यार खान के शाना बिशाना काम करूंगा, तला ने कहा। और मैं काम करने के लिए बेचैन हूँ। काम की नोयत कुछ ही क्यों ना हो, मुझे उससे गरज नहीं, आतफ बोला। ठीक है, मैंने सारी लाया। तुम्हें मालूम है इस वक्त हम रैंडल मोशे हार्वर्ड की नायब मादाम कलारा के खिलाफ सब आ रहा है। हमारा मसला ये है कि हमें उस पर वार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जाविये दरकार हैं, और हमें अपने मतलूबा जावियों से बहुत कम मयसर हैं। हमने उनके खिलाफ कुछ इकदाम तो किए हैं, मगर वो नाकाफी महसूस होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कोई कसर ना उठा रखी जाए। इस जैल में आज रात तुम्हारे सुपुर्द जो जिम्मेदारी करना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रांसमीटर पकड़वाओ। बुढ़ तुम्हें मादाम कलारा की फ्रीक्वेंसी बता देगा, और मैं एहतियातन तुम लोगों को कोड भी फराम कर दूंगा। तुम्हें हर वो पैगाम नोट करना होगा जो उस फ्रीक्वेंसी से नशर किया जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई पैगाम जरूरी नशर हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस तरह कोई कारामद बात हमारे इल्म में आ जाए। ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम लोग पैगामात कागज पर नोट करने की बजाय टेप कर लो, ताकि किसी गलती का इम्कान ना रहे। रीना मादाम कलारा से ट्रांसमीटर पर बात कर चुकी है, बुढ़ ने कहा। तुम्हें अब भी ये तवक्को है कि वो लोग पैगामात भेजने के लिए ट्रांसमीटर इस्तेमाल करेंगे?
टेलीफोन तो बहुत ही मखदूश जरिया होता है। रही बात कि उसकी फ्रीक्वेंसी रीना के इल्म में आ गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड इजीलिए तो बनाए जाते हैं कि अगर कोई उन्हें सुन ले तो भी कुछ ना समझ सके, और मादाम कलारा सोच भी नहीं सकती कि रीना उसके कोड से भी वाकिफ हो गई होगी। सोच लो चीफ, डेविड रेयान रीना के कब्जे में है, डेविड कोड से वाकिफ है और कलारा जानती है कि वो रीना के कब्जे में है। कुछ ही देर पहले तुम मुझे सोचने से मना कर रहे थे और अब खुद ही सोचने की दावत दे रहे हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ऐसी हरकत करने से क्या फायदा जिसका नतीजा बरामद होने की तवक्को ही ना होने के बराबर हो। बूढ़ ने कहा, हम कोई अमली कदम भी तो उठा सकते हैं। मुझे जो फैसला करना था कर चुका, अब से 24 घंटे तक किसी न किसी की ड्यूटी ट्रांसमीटर पर रहेगी। हम अभी से काम शुरू किए देते हैं जनाब, आतिफ और तला ने कहा और बूढ़ों ने लेकर बाहर चला गया। इस पर तो वाकई खून सवार है, तहजीब ने हंसते हुए कहा। पहले मैंने इसे ऐसे मूड में कभी नहीं देखा, मुझे इसकी वजह भी मालूम है। दरअसल इश्क लड़ाने का भूखा नहीं मिल रहा है और इसका मतलब सिर्फ आज़ादी हासिल करना है। थोड़ी देर बाद बूढ़ वापस आ गया। मैंने उन्हें धंधे से लगा दिया है। उसने कहा, वो तो अपना काम करते रहेंगे, हम भी अपने लिए कोई काम देखें, सुबह देखेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा, इस वक्त तो सिर्फ आराम करने का मूड है, काम पर आराम को तरजीह नहीं देना चाहिए। बूढ़ ने मुहक्काना शान से कहा, तुमने क्राउन नाइट क्लब को क्यों नजरअंदाज कर रखा है चीफ? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके सर पर इश्क का भूत सवार है। मैंने तहजीब से कहा, ये क्या कह रहे हो चीफ? बूढ़े एहतजाजी लहरे में बोला, तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि क्राउन क्लब उन लोगों का एक अड्डा है। मुझे खूब अच्छी तरह याद है बूढ़, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। मैं वहां जरूर जाऊंगा, मगर आज नहीं, कल रात को। बुजुर्गों ने कहा है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी सजा ये है कि आतिफ और तला के साथ तुम भी शब बेदारी करोगे। मैंने अचानक सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मुझे बूढ़ पर गुस्सा आ गया था। कोई काम भी तो हो, बूढ़ ने बुखला कर कहा। सिर्फ पैगाम टेप करने का काम तो वो दोनों भी कर सकते हैं। वो दोनों फैसला नहीं कर सकते कि इस पैगाम की क्या अहमियत है। तुम ये तय करोगे और उसके मुताबिक कदम उठाओगे। और अगर रात भर में एक भी पैगाम ना पकड़ा जा सका तो? बूढ़ ने कहा। वो बदस्तूर बुखलाया हुआ था। तो फिर सुबह होने के बाद नाश्ता करके तुम सो जाना। चलो अब यहाँ से निकलो, मैं मजीद सवालों जवाब करने के मूड में नहीं हूँ। रात 11 बजे के करीब मैं और तहजीब सो गए और उसके बाद मेरी आंख बूढ़ की आवाज पर खुली थी। उठो चीफ, बूढ़ कह रहा था। एक नहायत आम पैगाम मौसूल हुआ है। मैं फौरन ही उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नजर वाल क्लॉक पर पड़ी जो 3 बजा रहा था। क्या बात है बूढ़? मैंने जल्दी से कहा। पहले मुंह हाथ धोकर नींद का खुमार दूर कर लो, मुमकिन है तुम्हें इसी वक्त हरकत में आना पड़े। खमार के बच्चे, ये बताओ बात क्या है? हमारी आवाजें सुनकर तहजीब भी उठ बैठी थी। बूढ़ ने एक पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया जिस पर बूढ़ ने कुछ तहरीर कर रखा था। मैंने बूढ़ से कागज लेकर तेजी से उस पर निगाह दौड़ाई। तहजीब भी मेरे शाने के ऊपर से तहरीर पढ़ रही थी। लिखा था, मार्शल, तुम्हें जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज़ नंबर SG-149 के जरिए सफर करने वाले एक मुसाफिर से जो कुछ वो तुम्हें दे वसूल करके हेडक्वार्टर पहुंचाना है। मुसाफिर तुम्हें ट्रांजिट लाउंज में मिलेगा। उसकी पहचान ये है कि उसने धूप का स्याह चश्मा लगा रखा होगा और उसके हाथ में एक अंग्रेजी अखबार होगा जिसे वो उल्टा पढ़ रहा होगा। तुम उस वक्त उससे पूछोगे जिसके जवाब में वो कहेगा कि मेरे पास घड़ी नहीं है। ये जवाब सुनकर तुम उसे वक्त बताओगे जो बिल्कुल गलत होगा। उस गलत वक्त बताने की इवज वो तुम्हें एक तोहफा देगा जिसे लेकर तुम सीधे हेडक्वार्टर पहुंचोगे। ख्याल रहे कि उस शख्स से मजीद कोई बात करने की जरूरत नहीं। ये पैगाम कब मौसूल हुआ? मैंने बूढ़ से सवाल किया। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। दरअसल पैगाम कोड वर्ड में था, उसे डी कोड करने में इतनी देर लग गई। अब यह मालूम करना पड़ेगा कि फ्लाइट नंबर SGR-149 किस वक्त पहुंच रही है। मैंने बेड से उतरते हुए कहा। मैं मालूम कर चुका हूँ चीफ, बूढ़ ने कहा। फ्लाइट का शेड्यूल टाइम 4:50 है। उस परवाज के ज्यादातर मुसाफिर BOAC के त्यारे में सवार होंगे जो यहाँ से 6 बजे परवाज करेगा। ठीक है बूढ़, यह अहम नौयत का मामला मालूम होता है, इसे देखना पड़ेगा। आतिफ और तला से कहो कि चलने के लिए तैयार हो जाएं। क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? तहजीब ने कहा। उसने अगरचे इब्तदाई गुफ्तगू नहीं सुनी थी, बदर वो मामले की तह तक पहुंच गई थी। नहीं, तुम भी साथ ही चलोगी। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम मार्शल तक से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम सब का मौजूद होना जरूरी है। 15 मिनट बाद हम सब गाड़ी में सफर कर रहे थे। सुबह 3:30 बजे जी गुराए की सड़कें सन्नाटे में डूबी हुई थी। तहजीब मेरे साथ अगली सीट पर थी। बकिया तीनों अफराद पिछली नशिश पर थे। एयरपोर्ट पहुंचने तक हमें 2 जगह रोका गया, मगर हमारे पास कागजात पूरे थे, इसलिए हम चेकिंग के मरहले से साफ गुजर गए। हमारे पास 2 सूरतें हैं,
एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पहुंचकर मैंने कार पार्क करते हुए कहा, या तो हम खुद उस शख्स से वो चीज हासिल करने की कोशिश करें जो जनूबी अफ्रीका से आ रहा है। जाहिर है वो मार्शल को पहचानता तो है नहीं, इसलिए उसे बासानी धोखा दिया जा सकता है। दूसरी सूरत यह है कि हम मार्शल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही सूरतों में हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगर हम किसी सूरत वहां पहुंच भी गए तो मार्शल वहां मौजूद होगा और उससे टकराव लाजमी हो जाएगा। बेरा गया है हम उस टकराव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वहां से बचकर निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाएंगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है बूढ़, बैरे कहा। दूसरी सूरत में हमें सिर्फ ये खतरा होगा कि मुमकिन है मार्शल हमारी नजरों से बचकर निकल जाए। मुमकिन है मुझे तलाशी ना कर सकें, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। इस सूरत में ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम कामयाब ना हो सकेंगे और उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मार्शल के हमारी नजरों से बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। बूढ़ ने कहा, हमें नहीं मालूम कि मार्शल कौन है। मुमकिन है वो एयरपोर्ट के स्टाफ का ही कोई आदमी हो और हम किसी आदमी को ही ढूंढते रह जाएं। फिर क्या सूरत होगी? बूढ़ ने सवाल किया। उसके लहजे से परेशानी जाहिर हो रही थी। सूरत यही होगी कि हम एक दूसरे से ला ताल्लुक रहकर उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। बल्कि अगर तुम ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच सको तो मसला ही हल हो जाएगा। ट्रांजिट लाउंज में तुम्हें सिर्फ उस शख्स पर नजर रखनी होगी जो जनूबी अफ्रीका से आ रहा है। जो भी शख्स उससे मिले उसे निगाह में रख लो। अगर ये देख सको कि उसने क्या चीज वसूल की है तो और भी अच्छा है। मैं समझ गया चीफ, बूढ़ ने सारी लाया। तुम बेफिक्र रहो, ये काम बहुत आसान है। ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचना मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। हम सब कार से उतरे और अलग अलग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। एयरपोर्ट की वसी और ईज इमारत रोशनियों में जगमगा रही थी। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एयरपोर्ट की इमारत बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई नहीं थी। बल्कि इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की तरफ तो खासा रश नजर आ रहा था। मुसाफिरों की तादाद कम और उन्हें अलविदा कहने वालों की तादाद ज्यादा थी। मैंने एयरपोर्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक चक्कर लगा डाला। एयरपोर्ट कहीं का भी हो, किसी वक्त भी वहां सन्नाटा नहीं हो सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि एयरपोर्ट वो वह जगह होती है जहां कर दिन और रात की तमीज करना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे गहमा गहमी रहती है और कुछ नहीं तो अमले के अफराद की तादाद ही इतनी ज्यादा होती है कि अगर मुसाफिर एक भी ना हो तब भी सन्नाटे और तनाई का गुमान तक ना गुजरे। एयरपोर्ट बिल्डिंग का चक्कर लगाने के दौरान मैंने एक एक फर्द का बावोर चेहरा देखा, मगर ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जिस पर मैं मार्शल होने का शुबा कर सकता था। ठीक 4:45 बजे ऐलान हुआ कि जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज अपने मुकर्रर वक्त पर आ रही है। मैंने दिल में हिसाब लगाया, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। तहजीब, आतफ और तला नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़ के बारे में भी मुझे मालूम नहीं था कि वो ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचने में कामयाब हो सका होगा या नहीं। और उसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये काम बूढ़ को सौंप कर गलती की है। ये काम तो खुद मुझे करना चाहिए था। मैं मुजरिब हो गया, कभी कभी गलती हो ही जाती है। मैं ट्रांजिट लाउंज में खुद मौजूद होता तो और बात होती। मार्शल को ना निकलने देता। अगर वो एयरपोर्ट स्टाफ का कोई मेंबर हुआ तो उसे दरवाजे से निकलने की क्या जरूरत है जो मुसाफिरों के लिए मखसूस है। अंदर ही अंदर इस कतर रास्ते हैं कि हम सर मारते रह जाएंगे और वो कहीं का कहीं निकल चुका होगा। मैंने भी थापी से घड़ी देखी, 5 बजने में चंद मिनट बाकी थे। गोया परवाज उतर चुकी होगी। मुमकिन है बूट ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया हो। अब अगर मैं भी अंदर जाने की कोशिश करता तो अचानक मेरी निगाह स्याह रंग की उस कार की तरफ उठ गई जो अभी अभी आकर रुकी थी। अकबी नशीस का दरवाजा खुला हुआ ये खुशपोश नौजवान बरामद हुआ। कार उसे उतारकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई थी। बई नजरें उस नौजवान पर जम गई जो नहायत इत्मीनान से हुजूम में रास्ता बनाता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा था। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम भी उठने लगे। मैं उस नौजवान के करीब होना चाहता था। लाउंज के दाखिली गेट पर उसे रोक लिया गया। हर गैर मुतल्लक आदमी को रोक लिया जाता है। मैं सिर्फ ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच जाऊंगा। नौजवान ने मुसल्ला मुआविद की मुट्ठी गर्म करते हुए कहा, मेरे अंकल जनूबी अफ्रीका से आ रहे हैं। मैं नौजवान से सिर्फ चंद कदम ही पीछे था, लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि नौजवान ने कितने बड़े नोट से मुआविद की मुट्ठी गर्म की थी कि वो सरापा इखलाक बन गया था। ओ जरूर जाइए जनाब, मुआविद ने एक तरफ हटते हुए कहा, आप लोगों की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। नौजवान अंदर दाखिल हो गया और मैं वहां से हट आया। गेट के करीब काफी लोग खड़े अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शीशे की दीवारों से अंदर देख रहे थे, मगर वहां से ट्रांजिट लाउंज नजर नहीं आ सकता था। उन्हीं लोगों में मुझे तहजीब भी नजर आ गई। मैंने उसके अकम में पहुंचकर उसके शाने पर हाथ रखा। तहजीब चौंक कर मेरी तरफ पलटी। गाड़ी में जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो। उन दोनों को भी साथ लेती जाओ।
कोई कामयाबी हुई? तहवीम ने सवाल किया, मगर मैंने जवाब देने की बजाय हाथ के इशारे से उसे चले जाने को कहा। इस बात में कोई शुबा नहीं रह गया था कि अंदर दाखिल होने वाला नौजवान ही मार्शल था। मैं दोबारा गेट के नजदीक आ खड़ा हुआ। इतना ही इत्मीनान तो मुझे हो गया था कि अब अगर बूढ़ ना भी मिला तो भी कोई बात नहीं, मार्शल नजरों में आ ही चुका है। उसे एयरपोर्ट से अगवा कर लेना मुश्किल ना होता, और अगर उसका मौका ना मिलता तो उसे रास्ते में कहीं घेरा जा सकता था। आला सुबह सन्नाटे में डूबी हुई सड़कों पर से किसी को अगवा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। शीशे की दीवार के पार मुझे बूढ़ गेट की तरफ आता नजर आया। मैं गेट से और करीब हो गया। उसके पीछे मैंने उस नौजवान को भी आते देखा था जिस पर मुझे मार्शल होने का शुबा था, मगर वो अभी दूर था। गेट से बाहर आता ही मैंने बूढ़ को छाप लिया। जल्दी बताओ, इसने क्या किया? डैनियल का पैकेट इसके कोट की जेब में है और वो बस इतना ही काफी है। तार में जाकर मेरा इंतजार करो। मैंने तेजी से कहा और बूढ़ से दूर हट गया। नौजवान बहुत खुश और मगन दिखाई दे रहा था। गेट से बाहर निकलकर वो भीड़ में रास्ता बनाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। इस भीड़ में उसके नजदीक पहुंचना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं बस एक लम्हे के लिए उससे करीब हुआ था और मैं अपना काम कर गुजरा था। उसके कोट की जेब से डैनियल का पैकेट मेरी जेब में मुंतकिल हो गया था, लेकिन शायद नौजवान को अपनी जेब हल्की होने का एहसास हो गया था। उसने अपनी जेब पर हाथ मारा। उसने पलटने में इंतहाई फुर्ती दिखाई दी थी, मगर वो अपनी तमाम तर फुर्ती के बावजूद वो मार खा गया था। मैं तो पहले ही उससे दूर हो चुका था। मार्शल चीखा, किसी ने मेरी जेब काट ली है। उसकी आवाज बड़ी पाटदार थी और उसमें फरियाद थी। वो एक हारा हुआ जवारी था, एक ऐसा जवारी जो एक ही दाव में अपना सब कुछ हार चुका था। उसकी चीख के नतीजे में उसके गिर्द के लोग काई की तरह फट गए। कुछ पुरसान हाल के लिए उसके नजदीक आ गए, मगर उसके चेहरे पर तो दीवानगी के आसार थे। मैं भी उसी भीड़ में रुक गया। जल्दबाजी खेल बिगाड़ सकती थी। मैं उससे दूर होने की शोरी कोशिश करता तो उसके अलावा दूसरों की नजरों में भी आ सकता था, और मैं ऐसी कोई हमाकत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी उसकी हालत से लुत्फानंदोज होने के लिए मैं अपना थोड़ा सा कीमती वक्त तो बर्बाद कर ही सकता था। क्या हुआ भाई साहब? एक शख्स ने हमदर्दाना लहजे में कहा। उस अहमकाना सवाल ने जल्दी पर थेल का काम किया। मैं कह रहा हूँ मेरी जेब लुट गई और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? मार्शल धाड़ा, वो जो कोई भी है यहीं कहीं है। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। मैं पुलिस को तलब कर रहा हूँ। वो इस कदर बदहवास हो चुका था कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ वो कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा। उसका इस कदर बदहवास होना मेरी समझ में आता था, लेकिन दूसरों के लिए यह मामला नाकाबिले फहम था। उसके परस में ऐसी कौन सी कीमती शय थी जिसके लिए वो इस कदर बदहवास हो रहा था? शायद दूसरों ने इस पहलू पर गौर करने की जरूरत भी नहीं महसूस की होगी। वो तो पुलिस का नाम सुनते ही बदक गए थे। फिर अगर पुलिस मौजूद होती तो शायद उन लोगों को रोके रखना पुलिस के बस से भी बाहर होता। हर शरीफ आदमी पुलिस के चक्कर में फंसने से डरता है। एयरपोर्ट पर पुलिस मौजूद थी। एयरपोर्ट की हिफाजती दस्ते के जवान भी थे। जब तक वो जाए वारदात पर पहुंचे वहां एक आदमी भी नहीं बचा था। मैं भी वहां से खिसक चुका था। मार्शल पर तो यूं मालूम होता था जैसे कोई डोरा पड़ गया हो। उसने कई लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की थी, मगर वो अकेला किस को पकड़ था। ईगल के एक कारिंदे को चोट देकर मैं साफ बच निकला था। बेतार के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि बूढ़ गायब है। अभी मैं कोई सवाल भी नहीं कर पाया था कि बूढ़ नमूदार हो गया। बूढ़ की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसने मेरे कुछ कहने से कबल ही बोलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें वहां तनहा छोड़कर किस तरह आ सकता था? चलो कार में बैठो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें मसाइल खड़ी कर देती हैं, लिहाजा जो कुछ कहा जाए वो ही किया करो। बूढ़ के मामले में तुम्हें नरमी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा ये गैर लचकदार रवैया तुम्हारे ही लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। बूढ़ ने कार में बैठते हुए कहा। उसे जवाब देने की बजाय मैंने कार स्टार्ट कर दी और उसे पार्किंग एरिया से निकालने लगा। तुम कुछ दाराद मालूम होते हो चीफ, हालांकि बूढ़ तुम्हारे लिए एक कारनामा सर अंजाम देकर आया है। बूढ़ ने कहा। यह कारनामा तो कोई भी कर सकता है, मैंने तंदिया लहजे में कहा। तुम्हारे सुबह जो काम किया गया था वो इतना मुश्किल तो नहीं था कि गेट पर मुतय्यन मुआवजों को मुट्ठी गर्म करके कोई भी ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच सकता था। मैं दूसरे कारनामे की बात कर रहा हूँ चीफ, बूढ़ ने कहा। उस कारनामे की जो तुम्हारी हुक्म अदूली के नतीजे में तुम लोगों ने क्या फजूल किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है। यकाजर तहजीब ने उकता कर कहा। तेने ये बताना चाहिए था कि मकसद हासिल हुआ या नहीं। अगर इस डैनियल का पैकेट मिला है, मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, देखना ये कि इसमें क्या बरामद होता है। लेकिन तुमने उस शख्स को तो नजरअंदाज कर दिया चीफ जो मार्शल को लेकर आया था। उसका ताल्लुक भी ईगल से ही है।
उसे मार्शल की मुआविद के तौर पर भेजा गया था। हालात पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी थी और किसी गैर मामूली सूरत में मार्शल की मदद करने के लिए उसे मार्शल के साथ भेजा गया था। लेकिन हालात जिस तरह अचानक पेश आए उनमें जाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकता था।